हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 7 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। देन सेकंड इज सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। थर्ड इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। देन नेक्स्ट इज गर्व एप्लीकेशन। देन फिफ्थ इज Pench Tiger Reserve. Then next is Bombay Natural History Society. Then second last is particular vulnerable tribe groups and last is Syria. All right. सो स्टार्ट करने से पहले हमारे कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के। तो पहला जो क्वेश्चन था उसके दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। दैट इज जो आर्टिकल 2 है वो किस लिए है, तो नया स्टेट, पूरी तरह से नया स्टेट बनाने के लिए। और आर्टिकल जो 3 है वो किस लिए, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी कुछ बाउंड्रीज वगैरह चेंज करनी हो, उसमें कुछ नॉर्मल चेंजेस करने हो, तो इसके लिए आर्टिकल 3 है। ऑलराइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ये दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस जो है वो अभी हमने देख लिया। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान जो था वो फर्स्ट टाइम किस एक्ट से बनाया गया, तो हमारा जो 1919 का एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, तो उसके से उस वजह से ये स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज consider the following facts about organization for the prohibition of chemical weapons and choose the correct statement. all right, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी न्यूज में है। क्यों, तो आप जानते होंगे सीरिया में केमिकल अटैक हुआ है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द OPCW इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स। ओके, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेग, नीदरलैंड में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव वन नोबेल प्राइज ट्वाइस। मतलब ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसने एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज जीता हुआ है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हुआ। एंड थर्ड इज इट वाज फॉर्म जस्ट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़े ही समय में इसको बनाया गया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दैट इज ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो द हेग, नीदरलैंड, यहाँ पे स्थित है। आप मैप में देख लीजिए आज अच्छे से नीदरलैंड कहाँ है, आपको हेल्पफुल रहेगा। और ये भी देखिए कि एक पिछले साल जून जुलाई में एक जो और एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो द हेग में जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूज़ में थी, वो आप देखिए कौन सी है। ठीक है, और इसका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दो बार नोबेल प्राइज जीता है, लेकिन ये उनमें से नहीं है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। एंड थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं बनाई गई थी, ये 1997 में बनाई गई थी। यूपीएससी ने ऐसा ही पिछले साल आईओआरए के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ये रिसेंटली बनाया गया था या नहीं। और आईओआरए भी 1997 में ही बनाया गया था, लेकिन इसमें भी उसने रिसेंटली बनाया गया था नहीं। मतलब ऐसे रिसेंटली, मतलब डायरेक्टली साल देने से अच्छा यूपीएससी अपना स्टैंडर्ड रखती है कि ऐसे कैसे पूछना है, ये एक अच्छे से, मतलब फ्रेम अच्छे से करती है। तो हमने भी वैसे ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया था। सो हमारा आंसर जो है वो है दैट इज ओनली वन करेक्ट। ओके, हमें करेक्ट पूछा है सो वन, अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो 2 और 3। ठीक है, तो ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका लोगो है। जो लोग हैं जिन्होंने आज तक एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज जीता है वो है मैरी क्यूरी मैम। द नेक्स्ट इज फेडरिक सेंगर। थर्ड इज लिनस, जो लिनस या कुछ है, पॉलिंग। एंड देन नेक्स्ट इज जॉन बार्डिन। इन्होंने एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। और साथ ही साथ जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस, इट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, इसने सबसे ज्यादा 3 बार नोबेल प्राइज जीता है। और साथ ही साथ UNHCR जो है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसने 2 बार अवार्ड जीता है। ठीक है, तो फिर सिर्फ ऐसे 4 लोग और 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज जीता है। सो अगर आप चाहो तो ये एक बार देख लीजिए फिर से, सो दैट अगर कभी कहीं जीके में भी पूछा जाए तो ये आ सकता है, हैंडफुल हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1997 में बनाई गई थी, जैसा कि हमने देखा। तो देखिए, हो सकता है कि अभी मतलब 30 साल भी हो रहे इसी साल इसको, 30 नहीं 20 साल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि पूछ ही लिया जाए क्वेश्चन इस पे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एंड वेरीफाइज द एडहेरेंस टू केमिकल वेपन कन्वेंशन। जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है इसको ये प्रमोट और वेरीफाई करता है। विच प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन। मतलब जो ये जो कन्वेंशन है वो प्रोहिबिट करता है केमिकल वेपन्स को, और उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए इसके लिए प्रयास करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन के अंडर नहीं आती, लेकिन ये यूएन के साथ मिलकर काम करती है। ऑलराइट, ये भी बात जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट इज द वेरिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ द इवेल्युएशन ऑफ डिक्लेरेशन बाय मेंबर एंड ऑन साइट इंस्पेक्शन। मतलब जो कोई स्टेट है, कंसिडर कीजिए कि अभी सीरिया ने 2013 में तो ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि जो कुछ उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके बारे में बता तो दिया था, लेकिन अभी देखिए फिर से कुछ, मतलब उन्होंने कहीं से तो अपना मिले होंगे उनको, या फिर से उन्होंने नए से बना लिए होंगे। तो
पहले बात तो क्या है कि खुद से स्टेट को डिक्लेयर करना है, बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे जाके ऑन साइट इंस्पेक्शन करके वो मतलब खत्म हो गए ऐसा चेक भी करती है। और 2013 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। जी आप जानते होंगे 2013 में आई थिंक मलाला यूसुफजई जो एक सबसे एक सबसे स्ट्रॉन्ग टीनेजर जो है वो भी इसी रेस में थी, उन्हें मिलने वाला था नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा सीरिया पे जो उस समय सीरिया के जो किंग थे शायद उन्होंने न्यूक्लियर केमिकल केमिकल अटैक किया था, और उस वजह से अमेरिका और रशिया में ऐसा होने वाला था कि अभी मतलब लाइक उन दोनों में भी युद्ध हो जाए उस वजह से, सीरिया की इशू की वजह से। तो इस इंस्टीट्यूशन ने ये इशू सॉल्व किया था और इस वजह से इसको तब नोबेल प्राइज़ मिला था। और फिर 2014 में जो मलाला यूसुफजई और हमारे कैलाश सत्यार्थी जो है उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये 2013 2014 का हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो इज डैश ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कौन सी मेथड है क्रेडिट कंट्रोल की, ये हमें बताना है। सीआरआर जो है वो, सो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेथड, थर्ड इज बोथ दैट इज ए एंड बी, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी एज पर द पॉलिसी, एंड नेक्स्ट इज अदर देन द गिवन ऑप्शंस। तो सीआरआर जो है वो है क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, ये याद रखना है। ये छोटे से ऐसे फैक्ट होते हैं जो है ना, हम मतलब सीआरआर क्या है ये हमें पूरा अच्छी तरह से पता होता है, लेकिन यही बात कि ये क्वांटिटेटिव है या नहीं ये हमें पता मतलब हम मिस कर जाते हैं जो बुक में है वो। तो इसका ये याद रखना है, सीआरआर क्वांटिटेटिव मेथड है। जी हमारा हमारी डिमोनेटाइजेशन के बाद अभी फिर से एक नई जो मौद्रिक रणनीति है वो सामने आई है, और जिसमें भी फिर से आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जी अभी अब ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी मौद्रिक नीति जो है वो सिर्फ गवर्नर नहीं डिसाइड करते, उसके लिए एक कमेटी बनाई है, ठीक है। उस कमेटी का आप नाम बताइए, हम उस कमेटी के बारे में कल एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से, मेजर्स कौन कौन से, तो फर्स्ट इज बैंक रेट पॉलिसी, देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर है और एसएलआर है, ठीक है। बैंक रेट मतलब क्या होता है कि जो जिस ऑफिशियल रेट पे आरबीआई रेट डिस्काउंट करता है अप्रूवर बिल्स के लिए एंड टू हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज और बिल्स जो होते हैं उनको ओपन मार्केट में बेचने के लिए ये मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज किया जाता है। और इस पे ना यूपीएससी ने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी एक देख लीजिए। सीआरआर मतलब जो बैंक जो है वो जिस मात्रा में आरबीआई में अपने कैश रखते हैं, ठीक है। सीआरआर में सिर्फ कैश होते हैं, ये बात याद रखिए, सीआरआर में सिर्फ कैश। एंड एसएलआर में बैंक खुद के पास कैश मतलब लिक्विड एसेट रख सकते हैं, जो कैश होगा, गोल्ड होगा, या फिर अप्रूव्ड गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव मेथड कौन कौन से होते हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, देन गाइडलाइंस। मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पढ़ लीजिए। गाइडलाइंस क्या है, तो ये ओरल मतलब कुछ गाइडलाइंस देता है आरबीआई। साथ ही साथ रेशनिंग द क्रेडिट, मतलब आरबीआई जो है वो क्रेडिट कितना देना है इसको भी कंट्रोल कर सकता है, कमर्शियल बैंक ने कितना देना है वो। और मॉरल सुएशन मतलब क्या होता है कि देखा होगा आपने कि आरबीआई कभी कभी बताता है कि हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, जो बाकी बैंक है उन्होंने भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देना चाहिए, तो ये मॉरल सुएशन में आता है। डायरेक्ट एक्शन मगर मतलब कि अगर कोई बैंक कोई काम जो है वो अच्छे से प्रावधान मतलब नहीं कर रहे, उसके बारे में डायरेक्ट एक्शन भी करना है, तो वो भी क्वालिटेटिव मेजर होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लीजिए। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोजेक्ट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो CCTNS ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज रॉ। सेकंड इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, दैट इज NCRB। थर्ड इज IB, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबाउ। तो ये देखिए जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है NCRB द्वारा, ऑलराइट। ये रहा इसका आंसर बी, दैट इज NCRB। ये इसके बारे में PIB में कुछ न्यूज़ थी छोटी सी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। NCRB जो है ना वो हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है फॉर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इफेक्टिव पोलिसिंग थ्रू E-गवर्नेंस। मतलब इसमें क्या करते हैं, हमारे पूरे देश में ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम एक बनाई गई है, जिससे हमारा पूरे देश का जो कुछ भी FIR वगैरह है वो एक ही जगह पे एक मतलब इंटीग्रेट कर सके। और इसके तहत है ना अभी लगभग कुछ 14,000 पुलिस स्टेशन जो है वो कनेक्ट कर दिए जा चुके हैं, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट किया जाता है NCRB द्वारा, जो अभी हमने देखा। और ये कंसेप्ट सबसे पहले कब सामने आया था, जब 2008 का हमारा मुंबई अटैक हुआ था, तब के जो होम मिनिस्टर थे P. चिदम्बरम साहब, इन्होंने ये इसके बारे में मतलब एक
कहा था, इसके बनाने के बारे में प्रावधान किया था। और 2009 में जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इसने ये बनाने के लिए अपनी मंजूरी भर दी थी, ठीक है। और जी इसका जो ये एक एप्लीकेशन यूज़ करता है, दैट इज कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता है इस मतलब ये डाटा इंटीग्रेशन के लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया किसके द्वारा है, तो विप्रो द्वारा, ठीक है, विप्रो द्वारा CAS कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। किसके लिए, CCTNS के लिए, ठीक है। ये 2009 में बनाई गई है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गर्व ऐप। तो गर्व ऐप के बारे में हमें कौन सा करेक्ट है ये बता रहा है। तो फर्स्ट इज इट इज ऐप लॉन्च्ड बाय इसरो, एंड नेक्स्ट इज सेकंड द मेन पर्पस ऑफ ऐप इज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट माइलस्टोन्स ऑफ इसरो। मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि गर्व ऐप जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है, और सेकंड क्या है कि इसका मेन पर्पस है कि जो इसरो के माइलस्टोन्स है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है गर्व ऐप। तो इसके कौन सा करेक्ट है या फिर क्या है ये बता रहा है। तो ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड बोथ इनकरेक्ट। इसका आंसर जो है ना वो है डी, दैट इज ये कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि गर्व ऐप जो है ना ये इसरो द्वारा नहीं, पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसने लॉन्च किया है। और इसका रीजन क्या है, तो मॉनिटर करना है जो हमारे विलेज और हाउस होल्ड जो है इनका इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छे से हुआ है या नहीं। आप जानते होंगे हमने एक टारगेट रखा है हमारे पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, वो देख लीजिए टारगेट कब का है और हमें कमेंट्स में बताइए जी। ये आप अगर गर्व ऐप का अगर फुल फॉर्म भी जो इन्होंने बनाया वो देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, ठीक है। गर्व ऐप ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, इसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है। अब इसमें अपग्रेड करने के बाद है ना मॉनिटरिंग किसकी की जाएगी, विलेजेस की, साथ ही साथ हाउस होल्ड मतलब विलेजेस और हाउस होल्ड, मतलब अच्छे से पूरा डिटेल में अब ये इसमें कि पर्टिकुलर एरिया में सभी घरों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है या नहीं, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। और हमने जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन सी जो योजना अभी हमारी स्टार्ट है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और उसके जो हमने दिसंबर 2014 में स्टार्ट कर दी गई थी, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो फर्स्ट है विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ऑब्वियस है यहाँ पे नाम में ही ग्राम ज्योति योजना है तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाउस होल्ड, देन थर्ड इज फीडर सेपरेशन, देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एंड लास्ट इज मीटरिंग, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। और जो इसरो द्वारा जो ऐप बनाया गया है उसका नाम है साकार, जो एक ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन है। ऑगमेंटेड रियलिटी आप जानते होंगे, रिसेंटली एक पोकेमॉन गो नाम का ऐप आया था, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ऑगमेंटेड रियलिटी जो हमारे रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, मतलब आपके मोबाइल में एक जो कैमरा होता है उससे, और मतलब ऐसे ये दोनों भी मोबाइल वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में अपने, अब अगर आप ऐसा कैमरा हाथ में पकड़ के चलोगे तो इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ये, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पेंच टाइगर रिजर्व एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। सो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट इज पेंच टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द स्ट्रैडल अक्रॉस टू स्टेट, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व कौन से दो स्टेट के बीच में है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज नेस्टेड इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ सातपुरा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि सातपुरा कहाँ पे है, और सातपुरा के सेंट्रल जो सातपुरा के सदर्न स्लोप्स पे ये है ऐसा कहा गया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। एंड थर्ड इज इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम लाइफलाइन ऑफ रिवर पेंच, मतलब ये रिवर पेंच थी इस वजह से इसको रिवर पेंच टाइगर रिजर्व ऐसा नाम दिया गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो ये सही है या नहीं हमें बताना है, तो इसे कौन से करेक्ट है ये देखना है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है ये बात सही है कि ये रिवर पेंच होने की वजह से टाइगर रिजर्व को पेंच टाइगर रिजर्व ये नाम मिला है। साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि सातपुरा जो रेंज है उसकी सदर्न साइड में ये पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कर्नाटका एंड महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र एंड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना है मध्य प्रदेश में। अगर आपको सातपुरा कहाँ पे ये पता होता तो भी आप इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि सातपुरा जो है वो मध्य प्रदेश और यहाँ पे सेंट्रल एरिया में है हमारे देश के, तो इसका आंसर हो जाता है बी, दैट इज 2 एंड 3। इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है वो आप देख लीजिए, ये न्यूज़ है यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे ये जो हमारा मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों के बॉर्डर पे है ये पेंच टाइगर रिजर्व। और ये हमारे एक देश के इंपॉर्टेंट टाइगर, दैट इज प्रीमियर टाइगर रिजर्व में से है, जो हमने कहा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और साथ ही साथ
ये भी बात याद रखिए, हमने कहा था कि अगर कोई आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व के मतलब रिजर्व के बारे में देखते हैं तो बाकी भी बातें पढ़ लीजिए, तो ये भी देख लीजिए कि ये सातपुरा रेंज के सदर्न स्लोप्स पे है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डैम बनाया गया है पेंच रिवर पे, उसका नाम है मेघदूत डैम, ठीक है। और ये रिवर जो है पेंच रिवर, ये कहाँ से स्टार्ट बनती है, तो महादेव हिल्स जो है सातपुरा रेंज की, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। एंड इसमें पेंच टाइगर रिजर्व क्या किससे बना हुआ है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, एंड सेकेंड इज पेंच मोगली सेंचुरी एंड अ बफर। तो देखिए इसमें क्या क्या कवर हुआ, पेंच कहाँ पे है ये हमने बताया, मतलब दो एरिया में है। पेंच के यहाँ कौन सा जो माउंटेन रेंज है ये हमने देख लिया, रिवर कौन सी है ये हमने देखा, और उस रिवर का जो उगम स्थान है वो कहाँ पे है देख लिया, और साथ ही साथ उस रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है ये भी हमने देखा है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एंड इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट इज, it is one of the largest non-governmental organization in India and is converse, conver- and in conversion and biodiversity research. Second is, so second statement है, many prominent naturalists including the ornithologist Salim Ali and S. Dillon Ripley have been associated with it. जी मतलब जी मैंने पहला स्टेटमेंट जो था वो थोड़ा सा मतलब गलत हो गया था पढ़ना, तो देखिए फिर से एक बार, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। तो ये आप जानते होंगे कि ये एक, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी कि ये एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, ये हमारी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई नहीं है बॉडी, ये एनजीओ है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और साथ ही साथ ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, जो बर्ड वगैरह पे स्टडी करते हैं, तो सलीम अली, आप इनका नाम आपने सुना होगा, सलीम अली सर, तो ये जो है वो इससे बिलोंग करते हैं, ये बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी से। तो दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारा आंसर जो है वो है सी, ठीक है। इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, ये यहाँ पे न्यूज़ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो जी। हम बाकी बातें जो है वो देख लेते हैं। ये इसका लोगो है जी, ये लोगो में है, यहाँ पे ये ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है। ये ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट में इसके जो कुछ मतलब इंडेंजर्ड है वगैरह, ये इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये 1883 में, सितंबर 1883 में इसको बनाया गया था। ये लार्जेस्ट एनजीओ है जो बर्ड और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंडिया में काम करता है। तो एनजीओ है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये याद रखिए, ठीक है। इसके द्वारा जो जर्नल पब्लिश किया जाता है वो क्या है, तो जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये जर्नल, इसको मतलब नाम से तो पता चल जाएगा कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वो। सो ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड जो बाकी क्या है, तो ये पार्टनर है हमारा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है, इसके साथ ये पार्टनर करके ये काम करता है। एंड साथ ही साथ इसको जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है इसके द्वारा डेजिग्नेट किया गया है कि किससे, तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साइंस से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट इज फर्स्ट टू सेंड फूड थ्रू पोस्ट टू पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ऐसे नए से प्रावधान शुरू किया है जो पोस्ट से हमारा जो एक पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उसको खाना पहुंचाएगा। तो ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ठीक है। तो ये एक इनोवेटिव मेथड अपनाने वाला पहला स्टेट है वो है झारखंड, डी, ठीक है। ये इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, ये आप पढ़ लीजिए। तो इसने, झारखंड ने ये क्यों स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे जो लगभग 70,000 फैमिलीज जो है पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये ग्रुप है, इसके अंदर जो फैमिलीज आती है उनको NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमें खाना पहुंचाना है इस वजह से। और इससे मेन बात क्या होगी, तो जो हमारा माल न्यूट्रिशन जो है इस एरिया का, आप तो जानते हो झारखंड, ओडिशा जो है, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन और हंगर डेथ की जो मतलब बहुत ज़्यादा केसेस सामने आती रहती है। तो इसको कम करने के लिए, मिटाना तो है ही, और कम करने के लिए इन्होंने ये नया एक इनोवेटिव आइडिया अपनाया है। देखते हैं अभी इतने कितना सक्सेसफुल होगा। इस NFSA के तहत ये जो फैमिलीज है इनको 35 kgs फ्री रेशन एवरी मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, तो ये जो स्कीम है ना, इसके रूरल वीमेन और मतलब वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि ये अभी पोस्ट से भेजना है, ठीक है, पोस्ट से भेजना है, तो 35 kgs भेजना है, तो उसके लिए प्लास्टिक बैग लगेगी। जो ये यूज़ करे, जो ये इन्हें क्या किन से मिलेगी, तो ये है सखी मंडल, जो एक विमेन
सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। 35 केजीज के लिए प्लास्टिक बैग सखी मंडल से ये अपनाएंगे। आपने रईस मूवी देखी होगी, उसमें भी जब रईस जो होते हैं उनको, मतलब शाहरुख खान को जब जो उनकी लिकर बॉटल जो है वो ऐसे अपने घर पे भेजनी होती है, तो वो उनके एरिया की ही जो औरतें होती है उनको उनको कहते हैं कि आप हमें बैग्स बना के दीजिए। तो ये भी ऐसे ही है, आप ऐसे मतलब याद रखिए, रखने के लिए तो हम कुछ भी रख सकते हैं ऐसे। तो सखी मंडल से ये बना, मतलब विमेन एम्पावरमेंट भी करेंगे। और जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है इनको खाना भी पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? जी दोनों इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है? तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट जो है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियल हेड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो गलत थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। मतलब जो हमारा बजट है वो कौन बनाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज no amount can be withdrawn from consolidated fund of India without the authorization from Parliament of India। मतलब अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ भी मात्रा में फंड जो है वो यूज करना हो तो सबसे पहले पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। देन थर्ड इज ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स आल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब कंसोलिडेटेड फंड से तो हो गया, लेकिन पब्लिक अकाउंट जो है उससे भी अगर हमें फंड यूज करना हो तो भी पार्लियामेंट की मंजूरी होनी चाहिए, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा है, तो इसका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, साथ ही साथ थर्ड भी इनकरेक्ट है, सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो हमारा आंसर है सी, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो ये देखिए कंसोलिडेटेड फंड हमारे यहाँ पे 3 फंड है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड। तो इसमें कंसोलिडेटेड फंड जो है उससे अगर हमें कुछ भी फंड यूज करना हो तो प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होता है, मतलब पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए होती है। कंटिजेंसी फंड जो है उससे भी मतलब मंजूरी लेनी होती है, लेकिन ये पार्लियामेंट से मतलब यूज करने के बाद भी ये मंजूरी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन पब्लिक अकाउंट से अगर कुछ ऐसे ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती पैसा यूज करने के लिए। साथ ही साथ जो assessing the revenues from different central taxes in the primary function of Department of Revenue and expenditure estimates for the current and next year for various expenditure heads are assessed by Department of Expenditure। मतलब ये कौन से डिपार्टमेंट ये रेवेन्यू का हमारा अगले साल का और इस साल का काम करते हैं, ये हमने देखा कि असेसमेंट जो अगले साल के लिए होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो बजट जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और बनाया कोऑर्डिनेट करते हैं बजट, मतलब ये जो है बजट का डिवीजन ये इसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। याद रखना है बजट डिवीजन पार्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, ये बजट बनाने में सहायता करता है। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर विद सीरिया। जी सीरिया अभी न्यूज में है, तो हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया मैप बेस्ड। तो कौन से स्टेट के साथ, कौन से कंट्री के साथ सीरिया बॉर्डर शेयर नहीं करता? फर्स्ट इज टर्की, नेक्स्ट इज इराक, थर्ड इज जॉर्डन एंड लास्ट इज सऊदी अरब, ठीक है। तो टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इराक के साथ भी करता है, जॉर्डन के साथ भी करता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ नहीं करता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सीरिया है, सीरिया के ऊपर है टर्की, यहाँ पे ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे ये छोटा सा है लेबनान, लेबनान के साथ साथ इजराइल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इराक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, इसके साथ सीरिया बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। याद रखना है सीरिया बॉर्डर शेयर नहीं करता। और ये भी याद रखना है कि सीरिया जो है वो मेडिटेरियन सी को मतलब इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका आप आंसर दीजिए। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ आर्टिकल 356 इज डैश ईयर। मतलब कितने सालों तक ये जो हमारी इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 356 ये कितने सालों के लिए हो सकती है? 2, 3, 4, 6, तो ये बताइए। एंड नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपना पहला हंगर स्ट्राइक कहाँ पे किया था? खेड़ा, चंपारण्य, अहमदाबाद एंड कोलकाता। तो इसका भी आंसर दीजिए।
ये हो गए हमारे आज के सभी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।